हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अंकिता मिश्रा अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आप देख रहे हैं आज हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा आपको। नोटिफिकेशन ऑन रखिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं करिए। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किस कवि सतसई पर हिंदी का पहला मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो बिहारी, मतीराम, वियोगी हरि, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड, वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई, ये पीर नहीं है, वीर समझे, वीर सतसई। 1928 में इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया और यही सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। यह दोहों में लिखा गया है, ध्यान देना है, दोहों में लिखा गया है। और एक वीर सतसई का ये बृहत काव्य भी है। वीरों की इसमें प्रशस्तियां हैं। प्रशस्ति का मतलब आप समझ रहे होंगे। प्रशस्ति किसे कहते हैं? जब किसी वीर महायोद्धा की जिसमें सिर्फ बड़ाई बड़ाई दिया हो, ठीक है, बुराई एक भी ना दिए हो, तो उसे कहते हैं वीर प्रशस्ति। तो ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी की अन्य रचनाएं हैं, जैसे प्रेमांजलि, बरखा की गूंज, चरखा, प्रेम शतक, असहयोग बीड़ा, मेरा जीवन प्रवाह, तरंगिनी आदि। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे की आत्मकथाकार कौन है? शीला झुनझुनवाला है, मैत्री पुष्पा है, कुसुमंजल है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत 2, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया, उस चंदन के बन की उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण पूछा गया है, तो हम हंस मत है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2 भागों में है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो वकील किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है? आगत पथिका, प्रवतस्यत पथिका, आगस्यमितस्यत पथिका, या फिर एक से अधिक कोई नहीं। तो बाकी तो सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, ये राइट है। ठीक है, तो आगत मिशत पथिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आगत इसको पढ़ेंगे, आग मिसयत पथिका। आग मिसयत पथिका का मतलब क्या होता है? ये 8 प्रकार की नायिकाओं के 8 प्रकार के भेद किए गए हैं। एक स्वाधीन पथिका, खंडिका, अभिसारिका, कलहांतारिता, वाशक सज्जा, विप्रलब्धा, प्रोषित पथिका, विराहा, कंठित। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की नायिका हैं। खैर, इसको बहुत डीपली अगर पढ़ते हैं, मेंस प्री का एग्जाम दे रहे हों, जीआईसी वगैरह का, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने किसने आगत पथिका लगाया था? अगला प्रश्न देखिए, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना आलोचना के 2 भाग हैं, 1 भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, तो 3 ही भाग हैं निराला की साहित्य साधना के। और पहला भाग जो है 1929 में प्रकाशित होता है। दूसरे भाग की बात करें तो 1972 में, और तीसरे भाग की बात करें तो 1976 में। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के 3 भाग हैं। पहला भाग 1929, दूसरा 1972, तीसरा 1976। अगला प्रश्न देखेंगे। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है? बादल है, कल्पवृक्ष है, कुबेर है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अलंकेश का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कुबेर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अनभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया है, तो अनभिज्ञ का तो भिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ होगा, अनभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ हो जाएगा।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भिज्ञ नहीं होगा, अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा। अगला प्रश्न है शब्दिता निबंध के निबंधकार कौन है? तो विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो शब्दिता ये निबंध किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। इनके बहुत सारे काव्य कृतियां हैं फ्रेंड, जैसे अंधायुग, दूसरे शतक के ये कवि भी हैं। सात गीत, वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे लोग, प्रगतिवाद, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की हैं। विवेकी राय का तो जान ही रहे हैं आप। विवेकी राय का बनगंगी, मुक्त, बबूल, पुरुष पुराण, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्राम, अमंगलहारी। ठीक है। निर्मल वर्मा का चर्चित उपन्यास क्या है? चीड़ों पर चांदनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो चाहिए, योग्य, के लिए, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो तुमुन शब्द का प्रयोग किस में होता है फ्रेंड? तुमुन शब्द का प्रयोग होता है के लिए होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपका छूटा है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लेकिन ये मुश्किल ही है, चलिए जाने दीजिए। तो अगला प्रश्न है मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में। और इसके ऑप्शंस आप देखेंगे, अभी पंक्ति पूरी नहीं हुई। मन ही मन, कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? और ऑप्शन रहे हैं श्रृंगार, वियोग, करुण। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? 8 हैं, 12 हैं, 10 हैं। तो अभ्रंश में फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8 स्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप उसको बड़ा नहीं करेंगे, इसी आकार में देखेंगे। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो प्रतीप, विभावना, विशेषोक्ति, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जहाँ पर उपमेय उपमान की हीनता का वर्णन हो वहाँ पे तो प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है। तो माँ के सुच उपकारों से उपमान मतलब निस्वार्थ भावना उपमान है यहाँ पे। उपमेय कौन है? माँ के सुच उपकारों से ये तो उपमेय हो जाएगा, ये तो उपमेय हो जाएगा, है ना। और उपमान यहाँ पे क्या है? निस्वार्थ साधना के पथ पर, तो यहाँ पे ये उपमान का काम कर रहा है। तो उपमान की हीनता का वर्णन है, इसीलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। विभावना अलंकार का तो आप जानते हैं, जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाता है परंतु संभावना नहीं रहती है। ठीक है। तो ये वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति को तो जानते हैं कि जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो किंतु कारण के रहने पर भी कार्य उत्पन्न ना हो, कारण रीजन हो फिर भी कार्य उत्पन्न ना हो, तो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रतिबिंब अलंकार, प्रतीप अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्ति अभिधा पर आश्रित होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो लक्षण और व्यंजन का जो अर्थबोध कराता है उसे कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो लक्षण और व्यंजना दोनों का ही जो बोध कराए वहाँ पे कौन सी शक्ति होगी? लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्ति अभिधा पर आश्रित होती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अर्थबोध कराने के संदर्भ में कथन सत्य है कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्ति अभिधा पर आश्रित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता, जटिलता से सरलता, भावों से विचारों, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ये बहुत ओल्ड प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है।
तो जटिलता से सरलता की ओर, ठीक है, जटिलता से सरलता की ओर, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमको जटिल लगता है, जब हम उसे सीख लेते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए सरल हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। हाथ साफ करना, रंगा सियार, जहर उगलना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धूर्त के लिए क्या मुहावरा है? रंगा सियार। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये हबीब तनवीर की नाट्य कृति है चरणदास चोर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न छूट रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ठीक है, तो ऋतु संहार कृति लघुत्रयी में नहीं आती है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कालिदास की रचना है, सारी कालिदास की ही है, ठीक है, कालिदास की ही है सारी रचना। अच्छा, बृहत्त्रयी में कौन कौन सी आती हैं? तो बृहत्त्रयी में रघुवंश आता है, कुमार संभवम आता है, इसके अतिरिक्त मेघदूत भी आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बृहत्त्रयी में आता है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, जब दास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, यहाँ पे लरजने लिखा है, ठीक है, तो जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था। तब जाग उठे ये शेर बब्बर हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? तो माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे ओज काव्य गुण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्साह जग रहा है, ठीक है, वीरता का प्रदर्शन हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पवित्रता शब्द का विशेषण क्या है? तो पवित्रता का विशेषण पवित्र हो जाएगा, पवित्र आत्मा हो जाएगा, पवित्रतम हो जाएगा, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं, तो त्रमिस अधियारा है, तम तामसी है, तमस संवेग है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो तिमिर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे फ्रेंड? तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा त्रमिस अधियारा। पर्यायवाची पूछा है, मतलब समान अर्थ जो दे रहे हो, तो त्रमिस और अधियारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विप्रलब्ध श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 10 मानी गई हैं, 12, 14, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 10 मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार में समास बता देना है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। तो सिंह द्वार में कौन सा समास है फ्रेंड? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनंत का सही संधि विच्छेद बताना है। अन धन अंत, अन धन अंत, अनन धन अंत, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है, अन धन अंत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और यहाँ पे अगर संधि पूछ ली गई कि संधि कौन सी है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं फ्रेंड? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑप्शन ए राइट आंसर है। पहले ये देखिए तो कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। तो ये 3 भेद होते हैं संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर। अगला हम प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो अन्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका पूछा गया है? श्रोता के सॉरी पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे सर्वनाम पूछा गया ना। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, तो बोलने वाला उत्तम होगा और सुनने वाला मध्यम हो जाएगा। एकदम आसान सा है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। क्षुद्र का मतलब छोटा होता है या नीच भी कह सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है। कंजूस कृपण नहीं होता है, निर्धन दरिद्र भी नहीं होता है, अल्प मामूली भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगला और दो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। और इनमें से दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। फिर से हम चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ देखिए आप, कंजूस कृपण तो नहीं होता है, निर्धन और दरिद्र हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना क्षुद्र का मतलब छोटा अगर होता है तो निर्धन को लोग छोटे से आंकते हैं, दरिद्र व्यक्ति को छोटे से आंकते हैं। तो ऑप्शन बी और सी। अल्प मतलब थोड़ा और मामूली, तो बी और सी दोनों राइट होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, अपर्युक्त, उपर्युक्त, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उपर्युक्त है। और अन्य सभी शब्द क्या हैं? इन सब में तो संधि संबंधी अशुद्धियां भी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी फ्रेंड ये कैसा शब्द है? ये पुर्तगाली शब्द है, क्योंकि जब पुर्तगाली आए थे तो ये बाल्टी, साबुन, गमला ये सब लेकर आए थे, है ना। पुर्तगाली शब्द है ये। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो ऑप्शन ई होगा इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है, 78 हो चुका है ये ना, 9 भी हो गया है। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो संस्कार, सामना, समझौता, एक से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सम का अर्थ होता है भली प्रकार, उत्कृष्ट या पूर्ण संस्कार, दोष दूर करना, सुधार, मन पर पड़ने वाला प्रभाव, कुछ भी ले सकते हैं, धार्मिक रीति रिवाज मतलब संस्कार। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग का सांड ये उदय प्रकाश की शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ठीक है, उदय प्रकाश हैं इस शीर्षक कहानी के लेखक। वॉरेन हेस्टिंग का सांड किसकी कहानी है? तो उदय प्रकाश। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी ने लिख दी है। निराला आत्महंता है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये भी हजारी प्रसाद का है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रामविलास शर्मा जो है इनका ग्रंथ है प्रगति परंपरा। ठीक है, प्रगति परंपरा, परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे नहीं तो उधर कट जाएगा। और साहित्य मूल्यांकन। ठीक है, साहित्य का मूल्यांकन, साहित्य का मूल्यांकन, देखिए हट ही गया। तो ये सारी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध, और ये सारे ग्रंथ किसके हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आगे बढ़ते, तो ऑप्शन ई होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिए। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान, नामोर सिंह, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? नामोर सिंह हैं। ये मार्क्सवाद के समर्थक थे। रामविलास शर्मा की तरह ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं थे, ये सिर्फ समर्थक थे। और इनकी अन्य कहानी है, कहानी और
नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास, आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 84 नंबर का प्रश्न है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बता देना है। तो बाल मुकुंद गुप्त हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो इन दोनों में से तो कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आना भी नहीं है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सी, विद्यानिवास मिश्र, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ललित निबंधकार में आते हैं फ्रेंड। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बता देना है। प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, राजेंद्र यादव, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम पूछा गया है। तो हंस पत्रिका के संस्थापक नहीं बल्कि संपादक का नाम पूछा अगर जाता तो भी, और संस्थापक का पूछा गया तो भी प्रेमचंद ही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 में प्रकाशित होती थी। ठीक है, प्रेमचंद के संपादन द्वारा ये हंस पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। समय इसका 1930 है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं, एक से अधिक हैं। और ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में इसलिए आ जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। इसमें इन्होंने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है, 1943 है, 26 है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था फ्रेंड? सन 1943 में अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ था। ठीक है, यह एक कवियों की कविताओं का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं। तो पहला तार सप्तक तो आपको याद ही हो गया, 1943। दूसरा जो है सप्तक जो है 1951। और तीसरे की अगर बात करें तो 1959 में। और चौथा कब प्रकाशित हुआ था? और चौथा 79 में हुआ था ना, 1979 में। तो ऐसे आप याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। और इनमें कविताएं भी संकलित थी। कौन से कवि की कौन सी कविताएं किसमें संकलित थी, ये याद करना मस्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। दिनकर हैं, निराला हैं, अज्ञेय हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अज्ञेय हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इनकी अन्य काव्य कृतियाँ क्या है? भग्न दूत है, भग्न दूत है, इत्यलम, इत्यलम, और क्या है? बाबरा अहेरी है, बाबरा अहेरी है। ठीक है, और आंगन के पार द्वार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। और कितनी नाव में कितनी बार, बहुत सारी हैं। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभा में कितनी नाव में कितनी बार। तो इतना ही फिलहाल मुझे याद आ रहा है। और एक है नदी बांध की छाया। चलिए अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, प्रेमचंद का है। और ईरावती है। ठीक है, ईरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। और इनके उपन्यासी कृतियां जैसे तितली, कंकाल। तितली में इन्होंने ग्रामीण एवं कृषक जीवन को लिया है। और कंकाल में समाज के त्याज्य, अवैध, अज्ञात, कुलशील संतानों की कथा है। मंगलसूत्र तो अधूरा है ही प्रेमचंद का। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पिशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो राम की शक्ति पूजा तो निराला की है। पिशोला की प्रतिध्वनि भी किसकी है? निराला की ही है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है फ्रेंड? पिशोला की प्रतिध्वनि नहीं, पिशोला की प्रतिध्वनि किसकी है? तो ये निराला की नहीं है। ठीक है, ये अज्ञेय की है, ये अज्ञेय की है, अज्ञेय की है, माफ़ कीजिएगा, ये अज्ञेय की है।
असाध्य बीड़ा, पिशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, शेर सिंह का समर्पण। ठीक है, तो ये जो है किसका है, अज्ञेय की है। अभी पूछा क्या गया है कि इसमें मुक्ति बोध की है, तो मुक्ति बोध की तो अंधेरे में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये लंबी कविता भी है, लंबी कविता भी है, प्रश्न में दे दिया गया है। और भी इनकी रचना है, जैसे ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है फ्रेंड, भारत मित्र पत्र ये कलकत्ता से प्रकाशित होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और यह द्विवेदी युग का पत्र है, ये भी ध्यान देना है। और इसके संपादक कौन है, तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं। इसके संपादक कौन है, अंबिका प्रकाश वाजपेयी हैं, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, प्रसाद वाजपेयी। 1919 में ये प्रकाशित होती है, 1919 में ये प्रकाशित होती है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, इसी टाइप का एक दैनिक पत्र भी अंबिका प्रसाद द्वारा प्रकाशित होता है। हरडे बाणी एवं अंग बधु किसकी बाणी के संकलन है, सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हरडे बाणी और अंग बधु ये दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी बाणी के संग्रह हरडे बाणी अंग बधु नाम से किया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। वर्तमान में यह अजमेर, काशी, जयपुर, प्रयाग से उनके संकलन प्रकाशित हुए हैं, ये भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की है, निराला की है, कविनाथ गोपीराज की है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मनीषी की लोक यात्रा ये कविनाथ गोपीराज की जीवनी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कलम का सिपाही किसने लिखा है, तो ये प्रेमचंद ने लिखा है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। ठीक है, निराला की साहित्य साधना और शरद चंद्र की आवारा मसीहा भी प्रमुख है, जो आप देख चुके हैं। निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है, तो ये भी प्रेमचंद ने लिखा है। क्या, कमेंट कीजिएगा, मुझे लग रहा है रामविलास शर्मा ने लिखा है, तो किसने लिखा है आप जरूर कमेंट कीजिए, निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, वल्लभाचार्य की है, निम्बार्काचार्य की है, नाभादास की है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो तत्वदीप ये निबंध है और किसका है बता देना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वल्लभाचार्य का है। रूपा जीवा उपन्यास किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण शर्मा का है, राजेंद्र यादव का है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो रूपा जीवा ये उपन्यास है किसका, लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, 96 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है, तो डॉक्टर नामोर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 96 नंबर का प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है कि जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया वैसे ही रीतिबद्धता से उन्होंने आलोचना की भाषा को मुक्त किया। ठीक है, तो रामविलास शर्मा के संबंध में यह कहा गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है, तो जीवनी है, आत्मकथा, रिपोर्टाज, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये तो आत्मकथा है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है। ठीक है, बनारसी दास जैन द्वारा ये लिखित है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा है। और इसे हिंदी का पहली आत्मकथा का श्रेय भी प्राप्त है। आधी कथा इसमें लिखी गई है जीवन की, जैसे मान लीजिए मानव जीवन का समय 100 वर्ष माना गया है, तो इसमें 50 साल तक की कथा लिखी गई है, मतलब आधी कथा लिखी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है, तो नागार्जुन का है, मुक्तिबोध का है, रघुवीर सहाय का है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम पूछा गया है, तो बैद्यनाथ मिश्र फ्रेंड ये नागार्जुन का वास्तविक नाम है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहले ये यात्री नाम से कविता करते थे, किंतु 1937 में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा
और वहीं पर अपना नाम इन्होंने नागार्जुन साहित्य की सेवा में लगा दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। तार सप्तक के में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी कहा था। तो राहु का अन्वेषी किसने कहा था? मुक्ति बोध ने कहा था, अगेन ने, भारत भूषण अग्रवाल या फिर कोई नहीं। तो किसने कहा था राहु का अन्वेषी? तो राहु का अन्वेषी मतलब ये लोग नए राहु की खोज कर रहे थे। तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर, अगेन ने कहा था। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 29, 47 में। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है फ्रेंड फांसी। पहला कहानी संग्रह इनका है फांसी। कब यह प्रकाशित हुआ? तो 1929 में प्रकाशित हुआ। और इसमें ही जैनेन्द्र पर फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का भी प्रभाव दिखाई देता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। तो हम यही बता दे रहे हैं, शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? तो सुंदर दास थे। ऑप्शन के बिना ही देख लीजिए आप। अगला हम प्रश्न देखेंगे, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य क्या है? तो अनद है, प्रभात है, करुणालय है। तो सर्वप्रथम गीति नाट्य पूछा गया तो करुणालय है, 13 करुणालय 1913 ईस्वी का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ प्रश्न छूट गए तो उनको भी देखते चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा गया? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा गया? तो गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि कहा गया। प्रमुख रचना इनकी रामचरितमानस है। और अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी, राजा रुद्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भूषण फ्रेंड रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों में, जैसे चिंतामणि मतीराम के सगे भाई थे, ठीक है। और ये चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ये वीर रस के कवि थे। इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ग्रंथों की रचना की, ठीक है। खैर ये दोनों लोगों के दरबार में रह चुके थे, इसी पर तो इन्होंने कहा था शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को। तो इसको ध्यान देना है, शिवाजी और छत्रसाल के आश्रयदाता रहे हैं ये। तो पर इन्हें भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, रामविलास शर्मा थे, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्र के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर मान लीजिए इसके प्रथम संपादक, आलोचना के प्रथम संपादक पूछ लिया जाता तो प्रथम संपादक इसके कौन थे? प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान थे, शिवदान सिंह चौहान। इसका आपको ध्यान दे देना है। अगर साधारण पूछे तो कौन होंगे? नामवर सिंह। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अच्छा ये देख चुके हैं आप प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो अज्ञे की, गिरजा कुमार माथुर की, मुक्ति बोध की, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है फ्रेंड? तो मुक्ति बोध की हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुक्ति बोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कामायनी, एक, पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूली, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, और ये तार सप्तक के भी कवि हैं। शारदिया नाटककार कौन है? मोहन राकेश है, लक्ष्मी नारायण लाल है, जगदीश चंद्र माथुर हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अन्य इनके द्वारा लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं? कोणार्क, पहला राजा, है ना, कोणार्क, पहला राजा, बस दो ही याद आ रहा है हमें, कोणार्क, पहला राजा, शादिया। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। तो वीरकाल नामकरण आदिकाल को किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आदिकाल को वीरकाल का नामकरण किसने किया? तो वीरकाल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। ऑप्शन
सी इज राइट आंसर। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है, ठीक है, प्रारंभिक काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, और प्रश्न संख्या 9 है। तो इसमें प्रश्न है, आप प्रश्न देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले, बस इतने प्रश्न है, ये पूरा प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में इसे खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया था, रूपांतरित कर दिया गया था। तो ऐसी कौन सी रचना है? प्रेम पथिक है, ठीक है। और इनकी एक चित्राधार जो है खड़ी बोली में है, इसको याद रखेंगे आप, चित्राधार खड़ी बोली में है, ठीक है। तो किसको पहले ब्रजभाषा फिर खड़ी बोली? तो प्रेम पथिक को। और कानन कुसुम, झरना और इनकी कुछ नई कविताएं का समावेश किया गया। आंसू के 64 छंद भी जोड़ दिए गए। प्रमुख रचनाएं तो आप जान ही रहे हैं इनकी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कमायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, हिंदी की खड़ी बोली है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। देखिए बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि वीडियो मोबाइल द्वारा बनता है, तो फिर इतनी स्पेस नहीं होता, इतना जगह नहीं होता है लिखने का। लेकिन एक बार बोलने से रिवीजन ज़रूर हो जाता है। क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि आप बोल के जो है टाइम वेस्ट करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ फालतू नहीं बोलती हूँ, इससे रिवीजन होता है। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब भी साथ बनाए रखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा बताना है, तो ब्रजभाषा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं क्या? तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या एक से अधिक का फिर कोई नहीं। तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक पूछा गया है, तो प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे फ्रेंड? तो प्रमुख लेखक हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से रचना लिखते थे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पंत की पहली रचना क्या है फ्रेंड? तो पंत की पहली रचना बीड़ा है क्या? ग्रंथि है, बीड़ा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो पंत की पहली रचना क्या है? गिरजे का घंटा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कब लिखी गई है? तो 1916 में लिखी गई, जब जूही की कली लिखी गई थी तब ये भी लिखी गई थी। प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, देखिए उच्छ्वास किसकी है? तो पंत की है। अगर शोकोच्छ्वास पूछा जाए तो ये प्रसाद की है। तो उच्छ्वास, ग्रंथ, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि पंत की रचनाएं हैं, लेकिन पहली रचना गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम है? घनश्याम है, रास बिहारी, कृष्ण दास, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो घनश्याम है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रमुख रचनाएं तो आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अगे, दिनकर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये दिनकर का है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इनके अन्य निबंध जो हैं, जैसे अन्य निबंध भी हैं, कौन कौन से? अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो अर्ध नारीश्वर इनका है, नारीश्वर। मिट्टी की ओर, है ना, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, रेती के फूल, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साहित्य, ये सब दिनकर की निबंध संग्रह है।
द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन हैं? तो रूप नारायण पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार पूछा गया है तो मुकुटधर पांडे जो लोचन प्रसाद पांडे के अनुज हैं ये, ठीक है, ये प्रकृति के उपासक हैं। और मुकुटधर पांडे ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे। और वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। तो इनकी रचना कौन सी है? पूजा फूल कानन कुसुम। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1893, 1800 में। तो 1893 में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक पूछा गया है, कौन थे? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहाँ से प्रकाशित प्रकाशित होता था ये पत्र? तो ये पत्र जो है आगरा से प्रकाशित होता था। आगरा से प्रकाशित होता था, आगरा से। और कब होता था? तो कब ये होता था? 1860 ईस्वी में। इसके द्वारा? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो करबला, सोजे वतन, निर्मला। तो सोजे वतन को जब्त किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिकार संबंधी रोचक निबंध के रचनाकार श्री राम शर्मा ही हैं। तो चलिए यहाँ देर नहीं करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कह दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल कह दिया है, अलंकृत काल। और शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कह दिया है, रीतिकाल ही कह दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनना है। तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, तो ऐसा तो नहीं है। और क्या दे दिया गया है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा की रचनाएं की। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। सत्य पूछा गया था, है ना? अच्छा, गलत पूछा गया है। तो इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की, यही ऑप्शन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो प्रयोगवाद से था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो 1943 तार सप्तक से ही माना जाता है। इसके संपादन तत्व में तो अज्ञेय के पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, ठीक है। अभी मैंने चौथा भी तार सप्तक बताया जो कि मिस्टेक था ओवर दिमाग चलाने की वजह से था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो भूषण केशव देव, 100 अधिक या फिर कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। अगला प्रश्न है, भूसर दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी तो दूसरे कौन थे? छत्रसाल थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान कैसे करेंगे आप? देखिए, दो इधर है, दो इधर है, तो इसको हम स्किप ही करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 128 नंबर का। तो सबसे पुराने कवि बता देना है कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सबसे पुराने कवि कौन है? 128 नंबर का प्रश्न है। तो आदिकाल के कवि तो अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में प्रयोग में तो गोस्वामी तुलसीदास है, लेकिन इसमें पुराने पूछा गया है तो सूरदास है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ सा की आवृत्ति सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, ठीक है, बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रेम मार्गी कवि नहीं है तो सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद। तो सूरदास नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, तो सही का चुनना है। हम बचपन में वहां जाता रहा, तो हम बचपन में वहां जाएंगे। हम बचपन में वहां जाते रहे, मैं बचपन में वहां जाता रहा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, क्योंकि मैं बचपन में वहां जाता रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अथवा क्या है बता दीजिए। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि जिस शब्द में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अथवा क्या है, अथवा आपका अव्यय है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, तो सोठा होता है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। चलिए बता दीजिए, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 होती हैं, छप्पे में 6 चरणों में छप्पे होता है। ठीक है, तो प्रथम चरण छप्पे में 4 चरण रोला के भी होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवहट्ट की भाषा से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण अभ्रंश, परिनिष्ठित, ग्रामीण प्राकृत, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड क्या होगा इसमें, तो परिनिष्ठित तो नहीं होगा। अवहट्ट का मतलब ग्रामीण अभ्रंश। ठीक है, ग्रामीण अभ्रंश, तो अभ्रंश के परिवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट्ट कहा था, और हेमचंद्र ने अपने काव्य अनुशासन में शिष्ट परिनिष्ठित अभ्रंश में ग्राम्य अभ्रंश को स्थिति स्वीकार किया था। ठीक है, तो ग्रामीण अभ्रंश राइट होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से क्या काल कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, क्रिया का सामान्य रूप काल कहलाता है, क्रिया का मूल रूप काल कहलाता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्न में से क्या काल कहलाता है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड क्रिया के घटित होने का समय ही काल कहलाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल सामान्य काल, ठीक है, जो आपका चल रहा है। भूतकाल का मतलब जो आपका बीत चुका, और भविष्य का मतलब आने वाला काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद बता देना है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 5 भेद होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कारक के तो कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यही आपके 8 कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। अब यहाँ पे पीसना शायद अकर्मक क्रिया है, आप कमेंट कीजिए क्या अकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म के साथ में नहीं होता है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। तो पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर तो हम झूठे बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे पानी बरस रहा है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया है स्त्रीलिंग नहीं है तो झुरमुट होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची बताना है, जलद, जलधि, मेघ। तो देखिए, जहाँ पे धी लग जाए, हमने आपको बताया था धी लग जाए तो वहाँ पे, जैसे मान लीजिए बादल का ही है, तो वहाँ पे अगर धी लग जाए तो वहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर दा लग जाए तो वहाँ पे बादल का पर्यायवाची, दा लग जाए जलद, जलद तो मेघ का हो जाएगा, है ना, ये मेघ का होता है या आकाश का होता है, आकाश का होता है। अगर जा मिल जाए, अगर दा मिले तो वहाँ पे आकाश का होगा, और जा लगा हो लास्ट में
तो वहाँ पे किसका होगा, कमल का हो जाएगा, है ना, कमल का हो जाएगा, इसका ध्यान देना है। तो बताइए धी कहाँ पे लिखा है, तो धी तो समुद्र का पर्यायवाची है, तो धी जलधि होगा ही नहीं। और दा आया है तो वहाँ पे आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा, तो बादल का क्या होगा, बादल का तो मेघ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं, भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उन्होंने कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटक की भी रचना की है, किसने, भट्ट जी ने। और हिंदी प्रदीप नामक पत्र भी निकालते हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है, तो नंददास, सूरदास, रत्नाकर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भंवर गीत की रचना तो नंददास ने की है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सुजान सागर के लेखक कौन है, घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सुजान सागर के लेखक फ्रेंड घनानंद हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अन्य रचनाएं इनकी विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली, कृपाकांड। ठीक है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है, तो प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अन्य रचनाएं इनकी शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हमीरहट, गोसंकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी। ठीक है, ब्राह्मण की पत्रिका भी निकालते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, ज्ञान किसको होगा, जो मलुक, तो मलुकदास हैं, ऑप्शन बी। सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास हैं, नंददास हैं, रत्नाकर हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सुदामा चरित के लेखक कौन है, तो सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनकी अन्य रचनाएं अनिकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विराह मंजरी, मंजरी मंजरी करके बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की। श्यामा सगाई जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक अर्थनीति, भारतीय अर्थनीति, तो क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तम रामचरितम के रचनाकार कौन है, तो उत्तम रामचरितम के रचनाकार वाल्मीकि हैं क्या, भारवी हैं, श्रीहर्ष हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो उत्तम रामचरित के रचनाकार कौन है, तो भवभूति हैं, भवभूति हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो प्रेमचंद हैं, ऑप्शन बी। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक। तो आज के लिए इतना ही। आपको सीरीज कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए फ्रेंड। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या त्रुटि रह गई है, क्या अच्छा नहीं लगा आपको, क्या समझ नहीं आया, आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।